तो लीजिए सुनिए पथिर पंचाली का 16वां अध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं पथिर पंचाली। लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। नौटंकी शुरू हुई। दुनिया नहीं है, कोई नहीं है, बस ओपू है और नीलमणि हाजरा का दल है। संध्या से पहले बेहाला पर इमन का आलाप हुआ। बेहाला बजाने वाला अच्छा है। ओपू गांव का लड़का है, उसे कभी कोई अच्छी चीज़ सुनने को नहीं मिलती, इसलिए उसका मन उदास और करुण स्वर से भर जाता है। उसके मन में यह बात आती है कि पिताजी अभी तक घर पर बैठकर जाने क्या लिख रहे हैं और दीदी यहाँ आने के लिए मचलने पर भी आ ना सकी। पहले पहल जब सुनहली पोशाकों से सुसज्जित होकर राजा और मंत्री झुंड के झुंड टंगे हुए झाड़ फानुस के नीचे आने लगे तो ओपू का मन करहा उठा कि हाय, पिताजी को यह सब देखने का मौका नहीं मिला। गांव के सभी लोग तो यहाँ मौजूद हैं। उनके मोहल्ले का कोई आदमी शायद ही छूटा हो, ऐसा तो मालूम नहीं देता। फिर भी पिताजी अभी तक नहीं आए। नाटक जोर से आगे बढ़ने लगा। उस बार उसने लड़की के कीर्तन वाली नौटंकी देखी थी, पर कहाँ राजा भोज और कहाँ भजुआ तेली। कैसे एक से एक बढ़िया कपड़े हैं और चेहरे। एकाएक पीछे से किसी ने कहा, मुन्ना, अच्छी तरह देख पा रहे हो ना? उसके पिताजी कब आकर पीछे बैठ गए, ओपू को पता नहीं लगा। उसने पिता की ओर लौटते हुए कहा, पिताजी, दीदी आई है ना? चिक्के अंदर है ना? जब मंत्री के गुप्त षड्यंत्र के कारण राजा राज्यच्युत होकर रानी और राजकुमार को लेकर जंगल जा रहे थे, तो उस समय बेहाला से रुआंसा सवर निकल रहा था। राजा बड़ी देर तक करुण रस उत्पन्न करने के लिए रानी और राजकुमारों का हाथ पकड़कर एक कदम आगे बढ़ता था, फिर रुक जाता, इसके बाद फिर कदम उठाता। इसके बाद राजा जाने रानी कहाँ चले गए, नाटक चलता रहा। घने जंगल में महज राजकुमार अजय और राजकुमारी इंदुलेखा घूमते हुए दिखाई पड़ रहे थे। उनकी सुधि लेने वाला, इस बीहड़ जंगल में रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। राजकुमारी इंदुलेखा छोटे भाई के लिए फल लाने गई तो वह लौटी नहीं। अजय जंगल में बहन को खोजता फिर रहा है। इसके बाद घूमते घूमते एकाएक नदी किनारे इंदुलेखा की लाश मिली। भूख के कारण जहरीला फल खाकर इंदुलेखा मर गई। इस पर अजय का करुण रस से भरा हुआ गाना शुरू होता है। अपू तब तक बड़ी बड़ी आंखें खोलकर सब कुछ देख रहा था, पर अब उससे नहीं रहा गया तो वह भी रोने लगा। कलिंग राजा के साथ विचित्र केतु की जो लड़ाई हुई, उसमें तलवार का क्या खेल दिखाया गया। मालूम होता था कि कोई ना कोई झाड़ गिर पड़ेगा या किसी अभागे दर्शक की गर्दन कटेगी। तजुर्बेकार लोग आवाज देते हैं, झाड़ संभाल कर, बांध कर, पर युद्ध का कौशल इतना विचित्र है कि सब कुछ बचा रहता है। विचित्र केतु, तुम धन्य हो। बीच में देर तक गाना और बेहाला की कसरत दिखाई जाती रही। उस समय पिताजी ने अपू को पुकार कर कहा, नींद आ रही है बेटा, घर चलोगे? उफ, क्या मुसीबत है, नींद? यहाँ नींद कहाँ? अरे राम राम, वह हरगिज घर नहीं जाएगा। तब उसके पिता ने उसे बाहर बुलाकर कहा, यह 2 पैसे रख लो, कुछ खरीद कर खा लेना, मैं घर चला। अपू के मन में इच्छा हुई कि वह 1 पैसे का पान लेकर खाए। पान की दुकान के पास बहुत भीड़ देखकर वह आगे बढ़कर दंग रह गया। सेनापति विचित्र केतु हथियारबंद हालत में ही सिगरेट खरीद कर सुलगा रहे थे। उन्हीं के चारों तरफ यह भीड़ जमा हो गई थी। आश्चर्य, परम आश्चर्य। उधर से राजकुमार अजय ने कहीं से आकर विचित्र केतु को कोहनी से हाथ मारते हुए कहा, अरे ओ किशोरी भैया, 1 पैसे का पान तो खिलाओ। पर राजकुमार के प्रति सेनापति की राजभक्ति का कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ा। उसने हाथ छुड़ाते हुए कहा, अरे चल बे, पैसे नहीं है। तुम लोगों ने मिलकर उस वक्त साबुन लगाया तो मुझे किसी ने पूछा था? फिर भी राजकुमार ने मचल कर कहा, किशोरी भैया मान भी जाओ, क्या मैं तुम्हें कुछ नहीं देता? पर विचित्र केतु हाथ छुड़ाता चलता बना। राजकुमार अपू का ही हम उम्र था, देखने सुनने में सुंदर था और गाने में निपुण। उपमुग्ध होकर उसकी ओर घूरता रहा। उसके मन में उससे बातचीत करने की तीव्र इच्छा हुई। अचानक ना जाने कहाँ से हिम्मत आ गई। उसने आगे बढ़कर कुछ शर्म के साथ कहा, पान खाओगे? अजय जरा अवाक होकर बोला, तुम खिलाओगे तो लाओ। और दोनों में परिचय हो गया, पर परिचय शब्द शायद गलत है। उपमुग्ध और विभोर था। इसी को वह इतने दिनों से मन ही मन चाहता आ रहा है। इस राजकुमार अजय को उसकी माँ की सैकड़ों कहानियों के बीच, शैशव की सैकड़ों स्वप्निल मुग्ध कल्पनाओं के आवेश में उसके प्राण ने इसी को चाहा है। यही आंखें, यही चेहरा, यही कंठ स्वर उसके काम में रहे हैं। यह वही है जिसे वह चाहता है। अजय ने पूछा, भाई तुम्हारा घर कहाँ है? मेरे खाने के लिए घर तय किया गया है, पर वहाँ बड़ी देर में खाना मिलता है।
तुम्हारे घर में कौन खाता है? खुशी के मारे अपू का सारा शरीर हिलोरे लेने लगा। बोला, भाई हमारे यहाँ एक आदमी खाता है, अभी देखा है कि वह ढोलक किया है। तुम भी कल से आना, मैं आकर बुला ले जाऊंगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि तुम जहाँ खाते हो वहाँ ढोलकिया खा लेगा। थोड़ी देर तक दोनों इधर उधर चहलकदमी करते रहे। फिर अजय बोला, भाई मैं चलूँ? अंतिम सीन में मेरा गाना है, मेरा पार्ट तुम्हें कैसा लग रहा है? रात के अंतिम पहर में नौटंकी खत्म हुई तो अपू घर पर आया। वह रास्ते में आ रहा था तो उसने जिसे भी बात करते सुना उसे ऐसा मालूम हुआ कि नौटंकी का ही वार्तालाप हो रहा है। घर आने पर दीदी ने पूछा, अपू तुझे नौटंकी कैसी लगी? अपू को ऐसा मालूम हुआ जैसे बीहड़ जंगल के अंदर राजकुमारी इंदुलेखा ने कुछ कहा। उस पर कुछ नशा सा छाया हुआ था। उसने खुशी के साथ कहा, माँ, जो अजय बना था वह कल हम लोगों के घर खाना खाएगा। माँ बोली, दो जने खाएंगे, दो को कहाँ से? नहीं नहीं, एक चला जाएगा, सिर्फ अजय खाएगा। दुर्गा बोली, अपू तुझे नौटंकी कैसी लगी? ऐसी कभी नहीं देखी ना, जब राजकुमारी मर गई तो कैसा बढ़िया गाना हुआ। ओप्पू की तो हालत ऐसी थी कि नींद में बेहाला सुन रहा था। वह देर तक सोता रहा, नींद भी अच्छी नहीं आई। सूर्य की तेज रोशनी आंखों में सुई की तरह छिद रही थी। आंखों में पानी दिया तो आंखें जल रही थी, पर उसके कानों में अभी तक बेहाला, ढोल, मंजीरे का सम्मिलित संगीत लहरा रहा था। उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे वह अभी तक रंगभूमि में बैठा हो। पनघट में जाती हुई मोहल्ले की लड़कियां आपस में बातचीत करती जा रही थी। अपू को ऐसा मालूम हुआ कि इनमें से कोई धीरावती है तो कोई कलिंग देश की महारानी है तो कोई राजकुमार अजय की माँ वसुमती है। दीदी की हर बात में तथा अंग संचालन में राजकुमारी इंदुलेखा की पूरी झलक थी। कल जो इंदुलेखा बना था वह भी बुरा नहीं लगता था, पर उसके मन में राजकुमारी इंदुलेखा की जो मूर्ति विराजमान थी वह अपनी दीदी को लेकर ही थी। उसे ऐसा ज्ञात होता था जैसे इंदुलेखा अपनी सारी करुणा, स्नेह और माधुर्य लेकर उस प्राचीन देश के अतीत जीवन के बाद फिर उसकी दीदी बनकर लौट आई है। इसलिए इंदुलेखा के बातचीत करने का ढंग तथा उसके हर कदम में मानो दीदी का ही प्रकाश होता है। जब उसके सामने वह दृश्य आया कि जिसमें इंदुलेखा ने घने जंगल के अंदर अपने नन्हे भाई को स्नेह से घेर कर रखा था, उसे खिलाने के लिए फल ढूंढते हुए भीड़ जंगल में खो गई, तो उसके मन में माकाल फल वाली घटना बार बार उदित हुई। दोपहर के समय ओपू जाकर अजय को खाने के लिए बुला लाया। दोनों के सामने खाना परोसकर सर्वजया अजय का परिचय पूछने लगी। मालूम हुआ कि वह ब्राह्मण का लड़का है, उसका कोई नहीं। मौसी ने उसे पाला पोसा, वह भी मर गई। 1 साल से वह नौटंकी के दल में काम कर रहा है। उस लड़के पर सर्वजया की ममता उमड़ पड़ी और उसने बार बार और लो, यह खाओ कहकर खिलाया। खाने की चीज़ें बहुत थोड़ी थी, फिर भी लड़के ने बड़ी खुशी से खाना खाया। उसके बाद दुर्गा ने माँ से चुपचाप कहा, माँ, उसे कल वाला गाना गाने को कहो ना, वही गाना कहाँ छोड़ गए। अजय ने गला खोलकर गाना गाया। अपू मुग्ध हो गया और सर्वजया की आंखें नम हो गई। हाय रे, ऐसे लड़के की माँ नहीं है। सर्वजया बोली, शाम को चावल की लाई बनाऊंगी, उस समय आकर जरूर लाई खा जाना, शर्म ना करना, जब खुशी हो आ जाया करो, इसे अपना ही घर समझो। अपू उसे साथ लेकर नदी किनारे घूमने गया। वहाँ अजय ने कहा, भाई तुम्हारा गला बड़ा मीठा है, एक गाना सुना दो। अपू के मन में बड़ी इच्छा हुई कि वह इसके सामने गाकर यश लूटे, पर साथ संकोच भी लग रहा था। यह नौटंकी में काम करता है, इसके सामने कैसे गाना गाया जाए। नदी के किनारे बड़े सेमर के पेड़ के नीचे पगडंडियों से दूर दोनों बांस की झाड़ी की आड़ में बैठ गए। अपू ने बड़ी चेष्टा के बाद लज्जा छोड़कर गाना गाया। यह गाना दाशुराय की पांचाली का था। अपू ने इसे अपने पिता से सुनकर लिख लिया था। सुनकर अजय अवाक हो गया। भाई तुम्हारा गला इतना अच्छा है, गाते क्यों नहीं, और एक गाना सुनाओ। अपू ने प्रोत्साहन पाकर और एक गाना शुरू किया। यह गाना उसकी दीदी कहीं से सीख आई थी। इसका स्वर अच्छा लगा था, इसलिए इसने इसे सीख लिया। घर पर जब कोई नहीं होता तो कई बार दोनों मिलकर इस गाने को गाया करते। गाना समाप्त होने पर अजय ने तो उसकी तारीफ के पुल बांध दिए। बोला, ऐसा गला हो तो किसी भी दल में तुम्हारी खुशामद करके 15 रुपया तनख्वाह देंगे। हाँ, इस पर और सीखो तो सोने पे सुहागा हो जाए। घर पर जब कोई नहीं होता तो दीदी के सामने गाना गाकर अपू ने कई बार उससे पूछा था, अच्छा दीदी बता तो मेरा गला कैसा है। दीदी उसकी बराबर हिम्मत बंधाती रहती, पर दीदी द्वारा की हुई प्रशंसा चाहे जितनी आशाप्रद हो, आज नौटंकी के दल के कई तमगे जीते हुए उस्ताद ने जो तारीफ कर दी वह तो कुछ और ही थी। अपू प्रशंसा सुनकर फूला नहीं संभाया। बोला, मुझे अपना वह गाना सिखा दो ना। इसके बाद दोनों उस गाने को गाने लगे।
बड़ी देर हो गई। नदी पर छप छप करती हुई नाव चल रही थी। नदी के किनारे पानी के पास कोई कुछ खोज रहा था। अजय ने पूछा, यह क्या खोज रहा है? अपू बोला, यह मेंढक का बच्चा खोज रहा है, बंसी में लगाकर मछली पकड़ेगा। कहकर वह फिर बोला, अच्छा भाई, तुम हमारे यहाँ रहकर क्यों ना आ जाओ? अब कहीं ना जाओ, यहीं रह जाओ। ऐसी आंखें और इतना मीठा गला, जिस पर वह अपू की आंखों में राजकुमार अजय भी है। किस जंगल में फिरते फिरते असहाय हतभाग्य सुंदर राजकुमार से उसकी एकाएक भेंट हो गई, दोस्ती भी हो गई और आजन्म के मित्र भी हो गए। अब उसे कैसे छोड़ा जाए? अजय ने भी अपने मन की बहुत सी बातें कही। ऐसा साथी उसे और कहीं नहीं मिला था। उसने बताया कि उसने लगभग 40 रुपये जमा किए हैं। कुछ और बड़ा होने पर वह इस दल को छोड़ देगा। अधिकारी मारता बहुत है। वह आशुतोष पाल के दल में जाएगा, वहाँ बहुत मौज है। रोज रात को लूची खाने को मिलती है। ना खाने पर 3 आना खुराक का खर्चा भी मिलता है। इस दल को छोड़ने के बाद वह फिर अपू के घर आएगा और कुछ दिनों तक रहेगा। शाम के कुछ पहले अजय ने कहा, चलो भाई, अब फौरन ही खेल शुरू होगा, जल्दी लौटना चाहिए। जो परशुराम का दर्प संहार खेल हुआ तो मैं नियति बनूंगा, उसमें एक बहुत बढ़िया सा गाना है। और भी 3 दिन नौटंकी होती रही। गांव वाले दिन रात जब देखो तब इसी की बात करते। रास्ते में, पनघट पर, मैदान में गांव के मल्ला नाव चलाते चलाते, चरवाहे गाय चराते चराते नए गाने गुनगुनाते रहते। गांव की स्त्रियां नौटंकी दल में काम करने वाले लड़कों को घर पर बुलाकर उन गानों को सुनती थीं जो उन्हें पसंद थे। अपू ने और भी 3-4 गाने सीख डाले। वह एक दिन नौटंकी वाले जहाँ रहते थे वहाँ अजय के साथ गया। वहाँ दल के लोगों ने उसे एक गाना गाने के लिए कहा। उन लोगों ने अजय से सुन रखा था कि वह बहुत अच्छा गाता है। बड़ी खुशामद के बाद अपू ने अपनी विद्या प्रकट करने के लिए एक गाना गाया। सब लोग उसे अधिकारी के पास ले गए। वहाँ भी उसे गाना सुनाना पड़ा। अधिकारी एक काला कलूटा तोंदियल आदमी था। दलपति होने के अतिरिक्त वह सबके साथ मिलकर तान दिया करता था। उसने अपू का गाना सुनकर कहा, मुन्ना आओ ना, तुम हमारे दल में आ जाओ। अपू का हृदय आनंद और गर्व से बांसों उछल पड़ा। और भी लोगों ने उसे कहा कि तुम फौरन हमारे दल में आ जाओ। अपू की तो इच्छा यह थी कि फौरन ऐसा करे। उसे इसी बात का आश्चर्य था कि इतने दिनों से वह इस छोटी सी बात को नहीं जानता कि नौटंकी में काम करना ही मनुष्य जीवन का चरम उद्देश्य है। उसने गुप्त रूप से अजय से पूछा, अच्छा भाई, अगर मैं दल में जाऊं तो मुझे क्या बनना पड़ेगा? अजय बोला, अभी सखी वखी या बालक का पाठ मिलेगा, इसके बाद अच्छी तरह सीखने पर अपू सखी बनना नहीं चाहता था। वह सिर पर जरीदार ताज रखकर सेनापति बनकर तलवार बांधना और युद्ध करना चाहता था। जब वह बड़ा होगा तो वह नौटंकी के दल में जाएगा, यही तो उसके जीवन का लक्ष्य है। अजय ने चुपके से कसौटी के रंग के एक लड़के को दिखाते हुए कहा, इसका नाम विष्णु तेली है। मुझसे इसकी बिल्कुल नहीं बनती। मैं अपने पैसे से खरीदी हुई दिया सिलाई तकिए के नीचे रखकर सोता हूँ। यह चुरुट पीने के लिए वहाँ से दिया सिलाई तराट कर देता है, फिर देने का नाम नहीं लेता। मैं उससे कहता हूँ, भाई रात को डर लगता है, दिया सिलाई दो, अंधेरे में दिल धुकुर पुकुर होता है। इसलिए मैंने उस दिन दिया सिलाई मांगी तो इस दुष्ट ने मुझे एक तमाचा मारा। यह अच्छा नचैया है, इसलिए अधिकारी इसे बहुत मानता है, कुछ कह भी नहीं सकता। कोई 5 दिन बाद नौटंकी का काम खत्म होने पर दल रवाना हो गया। अजय घर के लड़के की तरह जब तब अपू के घर इस प्रकार आता जाता था मानो वह अपू का भाई हो। वह अपू की ही उम्र का था और साथ ही अनाथ था। यह जानकर सर्वजया ने इन दिनों उसके साथ अपू की तरह स्नेहपूर्ण व्यवहार किया। दुर्गा भी उसे अपने भाई की तरह मानती थी। उसने गाने सीखे, उसे कहानियां भी सुनाई, उसे फूफी की बात बताई। तीनों मिलकर आंगन में बड़ा सा घर खींचकर गंगा जमुना भी खेले। जब वह खाने आता तो उसे सब लोग और लोग कहकर खिलाते थे। वह नौटंकी के दल में रहता था। उसे ना तो कोई देखने वाला था, ना खाने पीने की देखभाल करने वाला। शायद जब से वह पैदा हुआ तब से उसे घरेलू स्नेह का स्पर्श नहीं मिला, इसलिए अप्रत्याशित रूप से स्नेह का स्वाद पाकर वह लोभी की तरह उससे अलग नहीं होना चाहता था। वह जाते समय एकाएक अपनी कष्ट संचित रकम की थैली में से 5 रुपये निकालकर सर्वजया के हाथ में देने लगा। साथ ही जरा लजाकर बोला, दीदी की शादी में इन 5 रुपयों से एक अच्छी सी साड़ी। सर्वजया बोली, नहीं बेटा नहीं, तुमने कह दिया, हमें मिल गए। तुम्हें इस समय रुपयों की बहुत ज़रूरत है, ब्याह शादी करके घर बसाना। फिर भी वह नहीं मान रहा था। बहुत समझाने पर ही उसे मनाया जा सका। इसके बाद सभी घर से कुछ दूर तक उसके साथ गए। जाते समय वह बार बार कह गया, दीदी की शादी के समय मुझे पत्र जरूर दिया जाए। शरीफे के पेड़ के नीचे की छाया में उसकी सुकुमार बाल मूर्ति भाट सेवड़ा
झाड़ी की आड़ में अदृश्य हो गई। उस समय सर्वजया को ऐसा मालूम हुआ कि वह निरा बच्चा ही है और इस उम्र में उसे अपना पेट पालना पड़ता है। कहीं अपू को भी ऐसा करना पड़े तो अरे बाप रे, सोचते भी नहीं बनता। जब पहले पहल हरिहर काशी से आया था तब सभी कहा करते थे कि उसका भविष्य बड़ा उज्जवल है, क्योंकि इस इलाके में इतनी अधिक विद्या किसी ने नहीं सीखी। सब उसकी विद्या की प्रशंसा करते। सब यह कहा करते थे कि वह अब कुछ करने ही वाला है। सर्वजया भी सोचती थी कि जल्दी ही ये लोग उसके पति को बुलाकर एक अच्छी सी नौकरी दे देंगे। कौन लोग नौकरी देते हैं इसके संबंध में उसे धारणा नहीं थी। महीने के बाद महीने, साल के बाद साल निकलते चले गए, परंतु आधी रात के समय जरी की वर्दी पहने हुए कोई घुड़सवार उसे राजपुरोहित बनाने का परवाना लेकर नहीं आया, और ना ही अलिफ लैला का कोई दैत्य उनकी टूटी मड़ैया की जगह मनी माणिक्य सहित हवेली भी नहीं बनाकर छोड़ गया, बल्कि जो घर था उसके दरवाजे के कीड़े खाए हुए पल्ले दिन ब दिन पुराने हो चले। शहतीरें और भी झुकने लगी। पहले जो थोड़ा बहुत था उसे भी कायम रखना दुश्वार हो रहा था। फिर भी उसने आशा बिल्कुल नहीं छोड़ी। हरिहर जब भी प्रवास से लौटता तो हर बार वह कोई ऐसी आशा भरी बात कह देता मानो सब कुछ ठीक है, थोड़ी सी देर भर है, फिर तो आनंद ही आनंद। पर ऐसा हुआ कहाँ। हरिहर घर से लगभग 2-3 महीने से बाहर गया हुआ था। बहुत दिनों से उसने रुपए पैसे नहीं भेजे थे। दुर्गा कुछ ज़्यादा बीमार है। 2-4 दिन अच्छी भली रहती है, फिर बीमार पड़ती है, फिर 2-3 दिन कुछ अच्छी रहती है, फिर बीमार पड़ जाती है। सर्वजया लड़की की शादी के लिए अपने पति से अक्सर तकाजे किया करती थी। उसने अपने पति से नीरेन के पिता राजेश्वर बाबू को 2-3 पत्र भी लिखाए थे। अभी उसने उधर की आशा नहीं छोड़ी। हरिहर कहता था, क्या तुम सनक गई हो? बड़े लोगों का ऐसा ही होता है। राजेश्वर चाचा अब हमें क्यों पूछने लगे? फिर भी सर्वजया पीछे पड़ी रहती थी। कहती थी, लिख कर देख तो लो, एक पत्र और लिखो, नीरेन तो लड़की को पसंद कर ही गया है। 1-2 महीने निकल जाते हैं पर कोई जवाब नहीं आता। फिर वह पति को पत्र लिखने का तकाजा करना शुरू कर देती है। अब की बार जब हरिहर प्रवास में जा रहा था तब वह कहता गया कि इस बार वह यहाँ से चलकर कहीं और बसने का पक्का बंदोबस्त करके ही आएगा। मोहल्ले के एक किनारे लिपे पुते फूस के 2-3 कमरे, गौशाला में मोटी ताजी दूध वाली गाय बंधी हुई है, चारे से गोदाम भरा हुआ है, खलिहान में धान भरा है, मैदान के किनारे मटर की फली के खेत की ताजी हरी महक हवा से आंगन में फैलती जाती है। चिड़िया चहचहाती हैं। नीलकंठ, बया, श्यामा, अपू सवेरे उठकर मिट्टी के सकोरे में ताज़ा झागदार गर्म दूध के साथ लाई खाकर पढ़ने के लिए बैठ जाता है। दुर्गा मलेरिया से बीमार नहीं है, सभी जानते मानते हैं। आकर पालगी करते हैं, गरीब जानकर अवज्ञा नहीं करते। यही स्वप्न है। इसी को सर्वजया दिन रात देखा करती है। उसे ऐसा मालूम होता है कि इतने दिनों के बाद कुछ ना कुछ तो होकर ही रहेगा। मन के अंदर से जैसे इसी बात की आवाज़ आती रहती है। इतने दिनों तक क्यों यह बात नहीं हुई? क्यों इतने दिनों के बाद यह होने जा रही है? बचपन के दिनों में जामुन और सहजन के नीचे घूमते समय संध्या की अल्पना बनाने के मंत्र के साथ वह साध उसके मन में बराबर रही थी कि लक्ष्मी के आलता लगे हुए पैरों के चिन्ह से अंकित आंगन में वह ससुराल में गृहस्थी जमाएगी। उसने इसी तरह की टूटी मड़ैया और बांस की झाड़ियाँ कब चाही थी। दुर्गा कहीं से एक छोटी सी मान कोचू लाकर रसोई घर में दरना देकर बैठी थी। माँ ने कहा, दुर्गा तू कहती क्या है? आज तू भात कैसे खा सकती है? कल सांझ को भी बुखार से धौंक रही थी। दुर्गा ने कहा, यह बुखार थोड़ी है, बस कुछ जाड़ा लग गया था। तुम तो यह मान कोचू उबाल कर जरा भात में। माँ बोली, जब से बीमार रहने लगी है तब से तू बहुत चटोरी हो गई है। जो तू आज और कल 2 दिन ठीक रहेगी तो परसों भात खाने को मिलेगा। जब बहुत निहोरा करने के बाद भी माँ राजी नहीं हुई तो दुर्गा ने मान कोचू उठाकर रख दिया। वह कुछ देर चुपचाप बैठी रही। अपने से कहने लगी, आज मैं बहुत अच्छी हूँ, बुखार नहीं आने का। उस जून 2 रोटियाँ और आलू भाजा खाऊंगी। थोड़ी देर में उसे जमाई आने लगी। वह जानती थी कि यह बुखार आने का पूर्व लक्षण है, पर वह मन को समझाती है, आने दो जमाई, ऐसे भी तो जमाई आती है, बुखार अब नहीं आने का। धीरे धीरे जाड़ा बढ़ने लगता है। चल कर धूप में बैठने की इच्छा होती है, पर धूप में ना जाकर वह अपने मन को समझाती है कि जाड़ा लगना एक मामूली बात है, बुखार आने के साथ भला इसका क्या गठबंधन। पर कोई तसल्ली काम नहीं आती। धूप अभी ढल नहीं पाती और बुखार आ जाता है। वह छिपकर धूप में जाकर बैठती है कि कहीं माँ को मालूम ना हो जाए। उसका मन हाहाकार भर उठता है। सोचती है बुखार की बात सोचते सोचते ऐसा हुआ, असल में उसे बुखार नहीं,
लाल धूप से वार लगी हुई टूटी दीवार पर पड़ती है। शाम की छाया घनी होती है। दुर्गा सोचती है कि यदि वह मन को बुखार से हटा ले तो बुखार चला जाएगा। अपू से कहती है, जरा मेरे पास तो बैठ, चल हम लोग कहानियाँ कहें।